वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो ये पहला प्रश्न है, प्रश्न यह है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया। मतलब कि जो सेल है यह नाम किसने सबसे पहले दिया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन है ल्यूएनहॉक, तीसरा है रॉबर्ट हुक और चौथा ऑप्शन या ये कहें ऑप्शन नंबर डी है वो ब्राउन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल या कोशा शब्द का प्रयोग किया। इस क्रम में अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने यह है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। आपको यहां पे यह बताना है कि जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करने वाली क्या चीज है। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है कि इन चार ऑप्शंस में ऐसा क्या है जो जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, ना कि वनस्पति कोशिका में। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है राइबोसोम, जो कि जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी जंतु कोशिका या एनिमल सेल और वनस्पति कोशिका प्लांट सेल दोनों में मिलता है। सेंट्रोमियर जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका ये भी दोनों में मिलता है। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रियोल, ये केवल और केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है, ना कि वनस्पति कोशिका में। तो सेंट्रियोल जो है वो केवल जंतु कोशिका में मिलता है, ना कि वनस्पति कोशिका में। तो प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल का नाम याद रखिएगा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न यह है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। ठीक है, राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से क्या है, इसमें यह कह रहा है कि राइबोसोम अगर एब्सेंट हो जाए, मतलब अनुपस्थित हो, तो कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसको दूसरे तरीके से समझा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कार्य है जो राइबोसोम की उपस्थिति की वजह से होगा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है श्वसन, जो कि गलत है। बी ऑप्शन है उत्सर्जन, ये भी गलत है। प्रोटीन संश्लेषण, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण से कोई लेना देना नहीं है राइबोसोम का। तो अगर बात ये की जाए कि राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, तो वो है प्रोटीन संश्लेषण। या ये पूछा जाए कि राइबोसोम की वजह से कौन सा कार्य हो पाएगा, तो वो है प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस प्रक्रिया जो है वो ट्रांसलेशन कहलाती है। ठीक, तो आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और डीएनए से डीएनए का बनना क्या है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, ये देखिए अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। पहला है भोजन का अवकरण, दूसरा है भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, तीसरा ऑप्शन है भोजन का पाचन और चौथा ऑप्शन है भोजन का अवशोषण। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। अब भोजन के ऑक्सीकरण से ही ऊर्जा का उत्पादन है, तो ऊर्जा का उत्पादन किसकी वजह से, भोजन के ऑक्सीडेशन से ही है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कोशिका का ऊर्जा गृह। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। किसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन है गोल्गी बॉडी, बी है न्यूक्लियोलस, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी ऑप्शन है राइबोसोम। इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो पहला ऑप्शन है गुणसूत्र, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है प्लास्टिड और डी है गोल्गी बॉडी। इसका सही उत्तर है प्लास्टिड। और ध्यान दीजिएगा प्लास्टिड केवल और केवल जो है प्लांट सेल्स में मिलते हैं, पादप कोशिकाओं में ही प्लास्टिड मिलते हैं। तो अगर आप कोशिका के आधार पर पूछा जाए कि सबसे बड़ा कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, तो वो होता है प्लास्टिड। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण
कहाँ होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो पहला ऑप्शन है गोल्गी बॉडी में, दूसरा है राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया तीसरा ऑप्शन है, और डी ऑप्शन है सेंट्रोसोम। तो राइबोसोम वो साइट्स होती है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा राइबोसोम। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है पादप कोशिका, जो पौधे की कोशिकाएं होती हैं उनका सबसे बाहरी आवरण आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, बी ऑप्शन है कोशिका भित्ति, सी ऑप्शन है टोनोप्लास्ट, और डी ऑप्शन है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो ध्यान दीजिए, जो प्लांट सेल होती है उसकी सबसे बाहरी जो वॉल होती है सेल वॉल होती है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण है। अच्छा, अगर यहीं पे ध्यान देना, अगर यहीं पे ये पूछा जाए कि पादप कोशिका के बजाय जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, तब इसका उत्तर होता कोशिका झिल्ली। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, तो इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है, इसमें से आपको यह बताना है कि कौन सा इसमें जो सेल ऑर्गेनेल है जो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। ध्यान से देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, ये देखिए, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है केंद्रिका, और डी ऑप्शन है गोल्गी कॉय। तो इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम, और डी ऑप्शन है अंतःप्रद्रव्य जालिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतःप्रद्रव्य जालिका, या ये कहें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है, या ये कहा जाए कि प्रोटीन निर्माण निम्न में से कहां होता है। तो पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, और डी ऑप्शन है गोल्गी बॉडी। ये एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न जो है वो दूसरी तरीके से पूछा गया है। तो प्रोटीन निर्माण के सक्रिय स्थल क्या है, राइबोसोम। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल बोलते हैं, दूसरा है बी ऑप्शन है लवक प्लास्टिड, सी है रिक्तिकाएं, और डी है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। देखिए, पादप कोशिकाओं में ही केवल सेल वॉल आपको मिलेगी, प्लास्टिड या लवक भी या वैक्यूल, ये तीनों जो हैं केवल पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। अब प्रश्न ये है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। इसका सही उत्तर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, कोशिकीय श्वसन या ये कहा जाए सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल और ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो अगर कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल पूछा जाएगा आपसे तो आप माइटोकॉन्ड्रिया बताइएगा, ठीक। लेकिन ये कंडीशन केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल्स के लिए, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया होती ही नहीं। अब बात करेंगे हम अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। प्रश्न ये है कि जो अवर्णीय लवक होता है, ल्यूकोप्लास्ट, मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें, जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में मतलब स्टेम सेल्स में, पत्तियों की कोशिकाओं में मतलब लीफ सेल्स में, फूलों की कोशिकाओं में, डी ऑप्शन है, ठीक, फूलों की कोशिकाओं में। तो इसका सही ऑप्शन है जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो जड़ों की कोशिकाओं में मिलते हैं, तो रूट की सेल्स में मिलेंगे आपको, ठीक है, रूट्स की सेल्स में मिलेंगे। तो इससे क्या पता चला कि देखिए, जो अवर्णीय लवक होते हैं, जो अंडरग्राउंड पार्ट है पौधे का, ठीक, तो अंडरग्राउंड पार्ट क्या है, वो है जड़, तो वहां पे आपको ल्यूकोप्लास्ट मिलेंगे। अच्छा, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और डी ऑप्शन है टोनोप्लास्ट। देखो, इसका जो सही उत्तर है वो है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर
बी, क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो है फूलों और बीजों के विभिन्न रंग होते हैं। जो फूलों के आप जो रंग देखते हैं, लाल पीले हरे, लाल पीले गुलाबी, वो जो है क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। अब बात करें पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है। देखिए पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है ल्यूकोप्लास्ट और डी है टोनोप्लास्ट। इसका सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियां होती हैं हरी। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है क्या। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, बी है राइबोसोम, सी है न्यूक्लियोसोम और डी ऑप्शन है गोल्गी बॉडी। इसका सही उत्तर है लाइसोसोम। लाइसोसोम में लाइटिक एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। देखो सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और डी ऑप्शन है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जैसा मैंने ऊपर वाले प्रश्न में बताया कि लाइसोसोम में लाइटिक एंजाइम होते हैं, तो कैसे एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, 80% से अधिक सेल या कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो आपको यहां पे ये बताना है कि 80% से अधिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है चर्बी मतलब फैट, सी है खनिज और डी ऑप्शन है जल। यस, इसका सही उत्तर है जल। जल जो है 80% से अधिक पाया जाता है, किसमें, कोशिकाओं में। अब बात करें हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। क्या, सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है पास्चर। एक्चुअली में ये एमसीक्यू है, यहाँ पे 4 साइंटिस्टों के नाम दिए हैं, इनमें से बताना है किस किस ने दिया था। तो पहला है पास्चर, दूसरा है स्लाइडेन, तीसरा है रॉबर्ट हुक और चौथा ऑप्शन है टी श्वान। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा स्लाइडेन और टी श्वान मतलब 2 और 4, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो सभी जीव जो है कोशिकाओं के बने हैं, यह मूल अवधारणा जो है स्लाइडेन और श्वान ने दी थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप या सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो देखो विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन है शैवाल, बी है विषाणुओं में, ये से नहीं है, ये है में, ठीक है, लाइकेन, जीवाणु। तो इसका सही उत्तर है वायरस। विषाणु वो हैं जिनमें एंजाइम्स होते ही नहीं हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। टीएमवी शब्द संबंधित है जीवोत्पत्ति से, जैव विकास से, विषाणुओं से और डी ऑप्शन है विषाणु के प्रजनन से। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि जीवोत्पत्ति से, बी है जैव विकास से, सी ऑप्शन है विषाणुओं से और डी ऑप्शन है विषाणु के प्रजनन से। तो देखिए टीएमवी का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजैक वायरस। ये किससे संबंधित हुआ, वायरस से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसकी वजह से, जीवाणु की वजह से, कवक की वजह से, विषाणु की वजह से कि प्रोटोजोआ की वजह से। तो इसका सही उत्तर है विषाणु की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है क्या, मम्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, चेचक। ठीक, तो ये है हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से जो होता है वो हाइड्रोफोबिया होता है। ओके, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, या ये कहा जाए कि चेचक का टीका किसने डेवलप किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है पहला मिल्स्टीन, लुई पास्चर, एडवर्ड और डी ऑप्शन है वॉक्समैन ने। इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर, सी।
देखिए दूसरा प्रश्न एकदम बिल्कुल वैसे है। एडवर्ड जेनर ने खोज की टीबी का टीका, एड्स का टीका, पोलियो का टीका कि चेचक का टीका। तो चेचक के टीके के आविष्कार का जो श्रेय जाता है वो जाता है एडवर्ड जेनर को। तो ऑप्शन हो गया डी। ओके, विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर पे, जीवित शरीर पे, पानी में, चीनी के विलयन में। इसको आप याद रखिएगा, जो विषाणु की जो ग्रोथ होती है वो होती है जीवित शरीर पे। ऑप्शन नंबर बी। अब बात करें अगले प्रश्न पे। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं। देखिए इसको निर्जीव माने जाने का रीजन ये है कि इसको क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और स्टैनले ने इसको सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं कवकों में, विषाणुओं में। सी ऑप्शन है स्लाइम मोल्ड्स में कि जीवाणुओं में। इसका सही उत्तर है विषाणुओं में। देखिए ध्यान से देखिए, एंजाइम जो है वो विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। ठीक, ओके। एड्स के कारण, एड्स का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, बी है उच्च रक्तदाब, सी है राइबोफ्लोविन की कमी, और डी है जीवाणु संक्रमण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, T4 लिम्फोसाइट की कमी। HIV द्वारा होने वाला रोग है क्षय रोग, आत्सता, कैंसर, एड्स। इसका ऑप्शन है डी, एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो एड्स का वायरस है, ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। एक सूची नहीं है, सूत्री है, ठीक है, एक सूत्री आरएनए, ठीक, या ये कह लें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। दोहरी सूची आरएनए मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये बी ऑप्शन है, ठीक है। सी ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और डी ऑप्शन है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एड्स का कारण है क्या है? बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है फफूंदी, तीसरा है वायरस, और चौथा ऑप्शन है अमीबा। तो इसका सही उत्तर है वायरस। इबोला क्या है? कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है कि वायरस है? इबोला जो है वायरस है। क्या? इबोला वायरस है। नेक्स्ट, एड्स फैलता है किसकी वजह से? हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। तो इसका ऑप्शन होगा डी, असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? ध्यान दीजिए, विषाणु में क्या होता है, या ये आपसे पूछा जाए कि विषाणु जो है वो किससे बने होते हैं, तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन और लिपिड, दूसरा है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, और चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं क्या? विषाणु। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सार्स क्या है? सार्स संगठन है कि विषाणु जनित रोग है कि युद्धपोत है कि संचार प्रणाली है? ध्यान दीजिए, सार्स जो है वो विषाणु जनित रोग है, सार्स, SARS। तो सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मैं यहां पे लिख देता हूं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो इस समय जो कोरोना चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें सार्स को 2 करके आता है, ठीक है, सार्स SARS, सार्स को 2 करके, ठीक, यही है आपका कोविड-19। ओके, नेक्स्ट, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के संक्रमण से, जीवाणु, कवक, शैवाल। तो खसरा जो है वो विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया, हैजा। ऑप्शन नंबर ए, चेचक।
नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? विषाणु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व क्या है? विषाणु है, जीवाणु है, फफूंदी है, शैवाल है। तो आलू में जो कारण है वो है विषाणु, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? वर्गिकी, माइकोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, फाइकोलॉजी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है फाइकोलॉजी। तो तो फाइकोलॉजी वह ब्रांच है जिसमें जो है शैवालों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन, सुवेरिन, सेल्यूलोज, क्यूटिन। इसका सही उत्तर है सेल्यूलोज। नेक्स्ट, कोशिकाओं हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? ध्यान से देखिए, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है यूक्लोरेला, बी ऑप्शन है नॉस्टॉक, सी है विलोथ्रिक्स, और डी ऑप्शन है स्पाइरोगैरा। इसका सही उत्तर है यूक्लोरेला। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सारगासो समुद्र का नाम पड़ा किसकी वजह से? कवक के कारण से, आवृतबीजियों के कारण से, शैवालों के कारण से, और ब्राइफाइट के कारण से। इसका सही उत्तर है जो सारगासो सी है, वहां पे सारगासो शैवाल होते हैं। ठीक है, इसी वजह से सारगासो सी के नाम से जाना जाता है। किसकी वजह से? शैवाल की वजह से। अब बात करेंगे हम अगला प्रश्न। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, किसकी होती है? पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, और चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। ओके, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, ओडोगोनियम, इलोथ्रिक्स। इसका सही उत्तर है लेमनेरिया। लेमनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से, लाइकेन से, शैवाल से, जलीय शैवाल से। ठीक, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि केल्प किससे प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिए, केल्प जो है वो समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? ठीक है, तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा। इसका सही उत्तर है एल्गी, शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? पहला ऑप्शन नीलहरी शैवाल, बी है राइजोबियम स्पीसीज, सी है कवक मूल कवक, और डी है एजेटोबैक्टर। इसका सही ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। नेक्स्ट, अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोश की शैवाल का नाम बताना है। ठीक है, तो जो स्पेस प्रोग्राम होते हैं उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर बनी रहे, उसको कंट्रोल किया जाए, उसके लिए जो शैवाल प्रयुक्त होता है वो नाम पूछा जा रहा है कि वो कौन सा शैवाल होता है। तो वो जो शैवाल होता है वो होता है यूनिसेलुलर एल्गी होता है, एक उसकी शैवाल होता है। तो उसका नाम, यहाँ पे चार ऑप्शन है, इलोथ्रिक्स, बी है स्पाइरोगैरा, सी है क्लोरेला, और डी है ओडोगोनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मॉस, शैवाल, कवक, जीवाणु। ठीक, इसका सही उत्तर है शैवाल। एल्गी की वजह से लाल सागर लाल है। ओके, अगार अगार किससे तैयार होता है? ध्यान दीजिए, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, अगार अगार किससे तैयार होता है? ऑप्शन नंबर है ए शैवाल, बी लाइकेन, सी कवक, ब्रायोफाइटा। इसका सही उत्तर है शैवाल। वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से? ध्यान दीजिए, गैर हरित मतलब नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट का नाम बताना है। एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न। इसका सही उत्तर है फंजाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिपिड्स की। पहला ऑप्शन है लिपिड्स, दूसरा है सेल्यूलोज, तीसरा है प्रोटीन, और चौथा ऑप्शन है काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, काइटिन और हेमीसेल्यूलोज।
कवकों द्वारा रिजर्व या संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में, तेलकाय के रूप में, स्टार्च के रूप में, अल्कोहल के रूप में? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्लाइकोजन के रूप में। सभी कवक सदैव होते हैं परजीवी, स्वपोषी, विविधपोषी और मृतोपजीवी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि सभी कवक सदैव होते हैं परजीवी, स्वपोषी, विविधपोषी या मृतोपजीवी? इसका सही उत्तर है विविधपोषी। नेक्स्ट, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है शैवाल तथा ब्रायोफाइट्स के बीच में, कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में, शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म की जड़ों के बीच में, और डी ऑप्शन है शैवाल तथा कवकों के बीच में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में। नेक्स्ट, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? ठीक, कॉर्टिकोल्स, जूफिलस, सॉक्सिकोल्स और टी ऑप्शन है कोप्रोफिलस। इसका सही उत्तर है कॉर्टिकोल्स। ध्यान रखिएगा, वे फंगस जो वृक्षों की बार्स या छाल पर उगते हैं उनको बोलते हैं कॉर्टिकोल्स। नेक्स्ट, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तीसरा है बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बीओडी। क्या? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर बी। डीडीटी होता है, प्रश्न क्या है कि डीडीटी होता है क्या? प्रतिजैविक, जैव अपघटनीय प्रदूषक, अजीव अपघटनीय प्रदूषक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, जो डीडीटी है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है क्या? फेफड़े का कैंसर, मुख का कैंसर, त्वचा का कैंसर और यकृत का कैंसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्किन कैंसर जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो, ये तो नहीं है, ये है तो, ठीक है, होता रहा तो अंततः क्या होगा? जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे, जल पादपों के लिए नाइट्रेट अप्राप्य हो जाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है वाटर पॉल्यूशन से। देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। क्या? कि जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे, और केवल यहाँ पे जल पादपों के लिए नहीं, ये जो है उस वाटर बॉडी में, अगर मैं कहूँ ये वाटर बॉडी है, तो उस वाटर बॉडी में जो भी रहने वाले प्लांट एनिमल हैं, प्रदूषित जल की वजह से होता क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा उसमें घट जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, प्लांट के लिए भी समस्या है और एनिमल के लिए भी समस्या है, ठीक है। तो उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी जिससे उनकी डेथ होना प्रारंभ हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है Cl2 की घुली हुई मात्रा से। यहाँ पे Cl2 मतलब क्लोरीन की बात की जा रही है। ओजोन की घुली हुई मात्रा से O3, नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा N2 और ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा। तो जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, तो जल प्रदूषण की जो माप है वो जल की घुली हुई मात्रा पे डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? देखिए, ये प्रश्न बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है CO, सी है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रश्न ये है कि गैस वह कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायु को प्रदूषित नहीं करने वाली गैस है। तो फिर अब यहाँ पे प्रश्न आपके दिमाग में यह आता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा को कम करने की बात की जाती है। तो बात एक लेवल की है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है एक लेवल के ऊपर नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की एक ऑप्टिमम मात्रा चाहिए पौधों के लिए,
क्यों? क्योंकि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। तो पर कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस को जो है वो प्रदूषित करने वाली गैस नहीं है। ओके। प्रकाश रसायन स्मॉग, ध्यान दीजिए, फोटोकेमिकल स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। पहला है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO प्लस ऑक्सीजन तथा पर ऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट का बनना। शाम के समय में NO2 ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्च आर्द्रता। तीसरा ऑप्शन है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 ओजोन तथा पर ऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट का बनना। और डी ऑप्शन है लघु ताप पर CO और CO2 तथा NO2 का बनना। इसका सही उत्तर यह है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और पर ऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट का बनना। ऑप्शन नंबर सी। तो इसका उत्तर है ये वाला सही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। तो देखिए, ऊपर के तीन जो ऑप्शन है वो किसी न किसी तरीके से प्रदूषण क्रिएट करते हैं। केवल और केवल जो सौर ऊर्जा है वो प्रदूषण की समस्या का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन अधिकतम जो है ध्वनि प्रदूषण का कारण है। पहला, भारी ट्रक का यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप गीत और जेट की उड़ान। तो जो जेट की उड़ान होती है उससे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है नागपुर में, बी ऑप्शन है पुणे में, सी ऑप्शन है लखनऊ में और डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो ध्यान दीजिए, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, नागपुर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, ठीक है। तो पीड़ाहारी, परजैविक, प्रतिजैविक, हिमेनिक। तो ये है ऑप्शन परजैविक। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका उत्तर है ये सभी। नेक्स्ट, वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? ठीक है, वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया वो कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अंटार्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, सी भारत के ऊपर और डी ऑप्शन है अलास्का के ऊपर। इसका सही उत्तर है अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और डी ऑप्शन है केवल मीथेन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को और डी ऑप्शन है सभी किरणों को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा मतलब एसिड रेन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो एसिड रेन का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 पहला ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दूसरा ऑप्शन, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड तीसरा ऑप्शन और डी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2। इसका ऑप्शन नंबर है डी। हरित गृह प्रभाव का क्या मतलब होता है? हरित गृह प्रभाव का यहाँ पे अर्थ पूछा जा रहा है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में के तापमान का बढ़ना, बढ़ते हुए तापमान में सब्जियों और फूलों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन और इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे हरित गृह इफेक्ट पूछा जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है अम्लीय धुआं,
प्रकाश रासायनिक धुआं, सी है औद्योगिक धुआं और डी है सल्फर धुआं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश रासायनिक धुआं, बी। निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? कागज, डीडीटी, एल्युमिनियम, प्लास्टिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कागज। कागज जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल से मतलब है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनके द्वारा इसको अपघटित कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि प्रकाश का वेग है, यहां पे प्रकाश का वेग बताना है। तो पहला ऑप्शन है 3 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरा है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 3 इंटू 10 माइल पर सेकेंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे यही प्रश्न ये पूछा जाए कि प्रकाश का वेग किलोमीटर पर सेकेंड में बताइए, तो इसका उत्तर होगा 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? प्रश्न ये है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट या कोरोना, प्रभाव मंडल और कोई भाग नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किरीट, कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, यहां पे बताना है कि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, ठीक, उसका टाइम पीरियड कितना है? 250 सेकेंड का, 460 सेकेंड का, 500 सेकेंड का और 600 सेकेंड का। इस प्रश्न का सही उत्तर है 460 सेकेंड। ठीक है, कितना, इसको याद रखिएगा, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न में। सूर्य ग्रहण तब होता है, मतलब आपको यहां पे बताना है सूर्य ग्रहण के होने की स्थिति। ठीक है, कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, मतलब पहला ऑप्शन है चंद्रमा बीच में होता है, दूसरा है पृथ्वी बीच में होती है, सी है सूर्य बीच में हो, और डी ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो ध्यान दीजिए, जो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है वो कंडीशन ये है कि ये, इसको मान लीजिए सन, ठीक, जब इस सन के बीच में मून आ जाए, क्या, मून, ठीक, चांद, और पृथ्वी कहीं इधर हो, अर्थ, ठीक, तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है सूर्य ग्रहण की, राइट। और जब दूसरी कंडीशन चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करें, तो सूर्य जो है, सूर्य की पोजीशन ये हो जाए, पृथ्वी जो है यहां हो जाए और मून की स्थिति यहां हो जाए, तो ये जो है चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। अच्छा, जब सूर्य, चांद और पृथ्वी तीनों जब एक सीध में होते हैं, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? तो ये कंडीशन कहलाती है सीजीगी। क्या? सीजीगी। इसको भी याद रखिएगा, जब तीनों ये बॉडी एक लाइन में हो। अब बात करते हैं आगे वाला प्रश्न। चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन। तो इसका ऑप्शन है पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। अब पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, यहीं लगे हाथ निपटा देते हैं इसको। तो सूर्य ग्रहण पहला ऑप्शन है अमावस्या, दूसरा है पूर्णिमा के दिन, सी है किसी भी दिन, और डी ऑप्शन है चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। इसका सही उत्तर है अमावस्या के दिन। अब बात करें दूसरे प्रश्न में। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसकी आणविक संरचना के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के शोषण के कारण, सी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और डी ऑप्शन है कुछ अन्य निहित गुण के कारण। तो इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा कि अगर पानी में कोई कॉइन पड़ा होता है, ठीक, या कोई भी वस्तु होती है,
तो थोड़ी सी आपको जहां पे पोजीशन होनी चाहिए वहां पे ना होगा, थोड़ा सा वो ऊपर दिखाई पड़ती है। तो इसका कारण बताना है, ठीक है। तो तलहटी पे ना दिखाई गए, थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ती है, तो इसका कारण आपको बताना है कि इसका कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी है प्रकाश के विवर्तन के कारण, और डी ऑप्शन है प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को, पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। मतलब कंडीशन ये है कि कोई व्यक्ति जो है अपना पैर पानी में रख के, ठीक, छई छपा कर रहा है, ठीक, कोई व्यक्ति है, मिस्टर, मान लें कि मिस्टर ए है, अक्षत भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये मिस्टर अक्षत है, ये जो है अपना पैर जो है वो पानी में रख के छई छपा करता है। अब इनका पैर जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा और छोटा भी दिखाई पड़ता है। अब इसका कारण बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आप ऑप्शन देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है परावर्तन के कारण, और सी ऑप्शन है विवर्तन के कारण, और डी ऑप्शन है परिक्षेपण के कारण। तो इसका जो सही उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी आप लोगों ने देखा होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। आप लोगों ने जो है बचपन में खूब जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी है, उसको प्रकाश की रोशनी में खूब चमकाया होगा और डिफरेंट डिफरेंट वो कलर में वो रिफ्लेक्ट करती है। तो किसकी वजह से? तो पहला ऑप्शन है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, बी ऑप्शन है परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, सी ऑप्शन है विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, और डी ऑप्शन है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। ये जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की परिघटना के आधार पर ऐसा होता है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न, जल के अंदर पड़ी हुई मछली। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न इसलिए यहाँ पे जो रखे गए हैं कि इस तरह के प्रश्न जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें जानबूझकर पूछे जाते हैं। ठीक, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के जो है प्रश्न है, इनको जरूर ध्यान से रखें आप अपने जहन में। तो जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? ठीक, तो इसका भी उत्तर वही होगा जैसे पहले वाले प्रश्नों में था कि कोई व्यक्ति जो है अपना पैर पानी में लटकाए हुए है, ठीक, और उसका पैर थोड़ा छोटा और ऊपर उठता हुआ दिखाई पड़ता है। तो कारण अब उसमें क्या जाना था आपने? अपवर्तन। तो यहाँ भी इसका उत्तर अपवर्तन ही होगा। देख लेते हैं। हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को, ध्यान दीजिए, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? अगर कोई व्यक्ति जो है वो पानी के अंदर है और फिर बाहर की वस्तु को वो देखेगा जो पानी के बाहर है, तो उस व्यक्ति को जो है उस व्यक्ति को जो है जो वस्तु होगी वो काफी ऊंचाई पे दिखाई पड़ती है। जैसे मान लें कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको काफी ऊंचाई पे दिखाई पड़ती है। तो कारण क्या है? फिर से देखते हैं इसके ऑप्शंस। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी है प्रकाश के परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, और डी ऑप्शन है विवर्तन के कारण। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पे आप देख रहे हो कि जो प्रश्न यहां पे सेट हैं वो एप्लीकेशन ऑफ अपवर्तन है। ठीक, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? पानी में अगर कोई
छड़ी जो है पड़ी रहती है, ठीक, तो थोड़ी सी वो टेढ़ी नजर आएगी आपको, इतनी भी टेढ़ी नहीं, ठीक, कुछ ऐसा। तो इसका क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, और डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? ठीक है, ध्यान दीजिए। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है? सीधी दिशा में चली जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, सी ऑप्शन है अविलंब से दूर हटती है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अविलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आपतन कोण कांतिक कोण से अधिक के साथ, संघन माध्यम को ओर आपतन कोण से अधिक के साथ, सी ऑप्शन है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, और डी ऑप्शन है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सघन माध्यम को आपतन कोण से अधिक के साथ। ठीक, अब आते हैं इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अपवर्तन और परिक्षेपण कारण, बी ऑप्शन है प्रकीर्णन और अपवर्तन कारण, और सी ऑप्शन है विवर्तन और अपवर्तन कारण, और डी ऑप्शन है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। इसका ऑप्शन नंबर है डी, मृग मृचिका मिर्च बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, सी ऑप्शन है ध्रुवीकरण, और डी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा, नेक्स्ट, पेट या शरीर के किसी भी आंतरिक अनगोहों के अन्वेषण के लिए, यहाँ पे मतलब है कि जो बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं, ठीक, उनको जानने के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। यहाँ पे आपको बताना है एंडोस्कोपी का प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो पहला ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना, बी है व्यतिकरण परिघटना, और सी ऑप्शन है विवर्तन परिघटना, और डी है ध्रुवण पर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन परिघटना। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा दिखाई पड़ता है? अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और परावर्तन। इसका सही उत्तर है अपवर्तन। नेक्स्ट, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक प्रवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, और डी ऑप्शन है जल से कांच में जाए। तो इसका सही उत्तर है कांच से वायु में जाए, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरीके से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आएंगे। हमारे साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।